नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पनामा पेपर्स लीक का खुलासा हुए अरसा बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नवाज शरीफ को आखिरकार संयुक्त जांच दल यानी JIT के सामने पेश होना ही पड़ा। मामला अप्रैल 2016 का है, जब पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लाखों दस्तावेज लीक हुए। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इन कागजात में दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के नाम आए। इसमें नवाज शरीफ समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम भी सामने आए। आज विशेष में बात होगी पनामा पेपर्स लीक की। बताएंगे नवाज शरीफ पर क्या आरोप लगे हैं और इसे लेकर पाकिस्तान में किस तरह की राजनीति हो रही है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए जांच समिति के सामने पेश हुए। पनामा पेपर्स लीक में नवाज शरीफ और उनके परिजनों का नाम आने के बाद इस जांच समिति का गठन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जब संयुक्त जांच दल यानी JIT के सामने पेश हुए तो अनचाही बदनामी उनके नाम के साथ जुड़ गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए इस तरह के किसी आयोग के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि उनकी बेटी मरियम शरीफ ने ट्वीट कर दावा किया कि नवाज शरीफ ने बहुप्रतीक्षित और स्वागत योग्य उदाहरण स्थापित करके इतिहास रच दिया है। नवाज शरीफ ने भी इस मौके को सकारात्मक दिखाने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। शरीफ ने कहा कि वो स्वेच्छा से जांच दल के सामने पेश हो रहे हैं। आज हमने खुद अपनी हुकूमत में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। ना कभी पहले हमारे दामन पर किसी जरा बराबर करप्शन का दाग पाया गया और इंशाअल्लाह ताला ना अब ऐसा होगा। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्ज़ामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। दरअसल अप्रैल 2016 में पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लाखों कागजात लीक हो गए थे। इन कागजात में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कई परिजनों की संपत्ति से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान, जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और शेख राशिद अहमद समेत कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने विदेशी कंपनियों में अपने बच्चों की तरफ से किए गए निवेश के बारे में झूठ बोला है। उनके पास और कोई चीज नहीं बताने के लिए कि कैसे पैसे यहां से गए लंदन के महलात लेने के लिए। लेकिन इस तकरीर के अंदर जो सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है और वो ये है, या फौज और अदलिया मिलके। इसके बाद 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय JIT के गठन का ऐलान किया था। JIT में फेडरल जांच एजेंसी यानी FIA, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB, पाकिस्तान सुरक्षा और विनिमय आयोग यानी SECP, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी अधिकारी शामिल किए गए। JIT को 60 दिन में अपनी जांच पूरी करनी है। जांच दल के पास प्रधानमंत्री, उनके बेटे और इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT से शरीफ परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तमाम आरोपों की जांच करने को कहा था। हालांकि नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है और मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है।
है कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? फिलहाल संयुक्त जांच दल के प्रमुख वाजिद जिया ने शरीफ से इस मामले से जुड़े सभी कागजात दाखिल करने को कहा है। नवाज शरीफ ने दावा किया है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर विपक्ष ने दोहराया है कि जांच पूरी होने तक नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। नवाज शरीफ की विदेश में इन संपत्तियों की बात उस वक्त सामने आई जब पनामा पेपर्स लीक में दावा किया गया कि इन संपत्तियों की देखरेख शरीफ के परिवार के मालिकाना हक वाली विदेशी कंपनियां करती थीं। करीब 6 महीने की चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए JIT गठित करने का आदेश दिया। आइए देखते हैं ये मामला शुरू कैसे हुआ और शरीफ पर क्या इल्जामात लगे। ये मुकदमा 1990 के दशक में नवाज शरीफ और उनके परिवार की ओर से लंदन में संपत्ति खरीदने को लेकर जुड़ा है। शरीफ उस दौरान 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। दरअसल 2016 में पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से करीब 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर में कई बड़ी हस्तियों की कंपनियों का पता चला था जो टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में खोली गई थी। इन दस्तावेजों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम और उनके बेटों हसन और हुसैन का नाम भी सामने आए थे। दस्तावेजों के मुताबिक नवाज परिवार की विदेशों में कंपनियां थीं और उनके जरिए कई लेन देन हुए थे। आरोप है कि उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कम से कम 4 कंपनियां शुरू की। इन कंपनियों से इन्होंने लंदन में 6 बड़ी संपत्तियां खरीदी। आरोप लगा कि नवाज शरीफ के परिवार ने इन संपत्तियों को गिरवी रखकर डॉयचे बैंक से करीब 70 करोड़ रुपए का लोन लिया। साथ ही 2 अपार्टमेंट खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने परिवार की मदद की। नवाज शरीफ और उनके परिवार पर आरोप लगा कि इस पूरी संपत्ति की खरीद फरोख्त अघोषित आय से की गई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के जो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, उनके नाम पे ऑफशोर कंपनीज़ है और उस ऑफशोर कंपनीज़ के तहत लंदन में काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव फ्लैट्स ख़रीदा गया था। तो यही एलिगेशन है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और फ्लैट्स ख़रीदे गए। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इस खुलासे के बाद से ही नवाज शरीफ के खिलाफ जांच की मांग कर रही थी। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की अगुवाई में तहरीक-ए-इंसाफ ने इस खुलासे के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इमरान खान ने नवाज से आरोपों की जिम्मेदारी लेने और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग पर पूरे पाकिस्तान में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन में पंजाब प्रांत में तहरीक-ए-इंसाफ के करीब 600 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। खुद इमरान खान को कुछ वक्त नजरबंद रहना पड़ा। इस दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। इमरान खान ने इसके विरोध में पूरे पाकिस्तान से अपने समर्थकों को 2 नवंबर को इकट्ठा होकर सरकारी कामकाज ठप करने का आह्वान किया। खबरें आई कि हजारों समर्थक के साथ इमरान संसद का घेराव भी कर सकते हैं। नतीजतन पुलिस ने इस्लामाबाद में लोगों के जमा होने और हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लगा दी। ऐसे कोई मुद्दा मिल जाता है उसको वो बड़ा ज़ोर शोर से इसको चलाते हैं, कुछ मुहिम चलाते हैं। वो सोचते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ टक्कर लेंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस विषय को लेके मतलब PMLN पार्टी को नेशनल तौर पे वो हटा सकते हैं। इमरान खान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। इमरान खान ने कहा था कि नवाज को बताना चाहिए कि उनके बच्चे ऑफशोर कंपनियों के मालिक या ट्रस्टी कैसे बने। इमरान खान ने नवाज के परिजनों के नाम लंदन में महंगी प्रॉपर्टी पर भी सवाल उठाए थे। इमरान खान ने दावा किया कि जांच के बाद नवाज शरीफ परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी। आखिरकार पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए पनामा पेपर लीक के खुलासों की जांच के लिए आयोग बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इमरान खान ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया। मैं समझता हूँ आर्मी की पूरी कोशिश लगातार पिछले 2 साल 3 साल से ऐसा लग रहा है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत से इमरान खान को सत्ता में लाने की। अगर नवाज शरीफ की पार्टी वीक होती है
तो मैं समझता हूँ वही बनेंगी, इसलिए कि पीपीपी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है गठबंधन के साथ भी बहुत मजबूत नज़र नहीं आती, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। जो कुछ भी बचता है, एक ही आदमी बचता है, वो इमरान खान बचता है, उनको लाने की ये। नवाज शरीफ पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पिछले साल 3 नवंबर को शुरू हुआ था। इस दौरान 35 सुनवाई हुई और आखिरकार 23 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर्स लीक का जब मामला सार्वजनिक हुआ तो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। इनमें जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें देखकर लोग भौंचक्के थे। आज भी दुनिया में जगह जगह इसकी जांच चल रही है, लेकिन पेपर लीक्स का ये मामला इतना आसान नहीं था। कई मुल्कों के लोगों ने मिलकर इस लंबे चौड़े दस्तावेज का अध्ययन किया और लंबी पड़ताल के बाद मीडिया में इससे जुड़ी खबरें छापी। आइए देखते हैं क्या है पनामा पेपर लीक और इसके पीछे की कहानी क्या है। पनामा पेपर्स दरअसल पनामा की कंपनी मोसेक फोंसेका की ओर से इकट्ठा किया हुआ 1 करोड़ 15 लाख गुप्त फाइलों का भंडार है। इसमें कुल 2 करोड़ 14 लाख कंपनियों से जुड़ी जानकारियां हैं और अब तक इसमें कई देशों के नेताओं के बारे में बड़े खुलासे हो चुके हैं। इसमें अर्जेंटीना, आइसलैंड, सऊदी अरब, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके अलावा 40 देशों की सरकार से जुड़े लोगों के बारे में भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। इसमें ब्राजील, चीन, पेरू, फ्रांस, भारत, मलेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सीरिया और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ नाम के NGO ने पनामा पेपर्स के नाम से बड़ा खुलासा किया था। 1997 में ICIJ की स्थापना हुई। पनामा की कानूनी फर्म मोसेक फोंसेका के सर्वर को 2013 में हैक करने के बाद 3 अप्रैल 2016 को ये बड़ा खुलासा किया गया। 70 देशों के 370 रिपोर्टर्स ने इन दस्तावेजों की जांच की और जांच करीब 8 महीने तक की गई। दुनिया भर के 190 खोजी पत्रकार इस समूह से जुड़े। इसमें 76 देशों के 109 मीडिया संस्थान शामिल हैं। पनामा के एक लॉ फर्म है मोसेक फोंसेका, उसके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि किस मुल्क के लोग कहाँ पे ऑफशोर कंपनीज़ उन्होंने फॉर्म किया था और उस ऑफशोर कंपनीज़ के थ्रू उन्होंने क्या क्या एसेट्स खरीदे थे। कागजातों में खुलासा किया गया कि किस तरह से पैसे वाले लोग ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाते हैं जहां टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे देशों को टैक्स हेवन यानी टैक्स चोरी का स्वर्ग देश कहा जाता है। जिन 143 राजनेताओं के बारे में इसमें जिक्र किया गया, उनमें से 12 तो अपने देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनके परिवार और नजदीकी लोग इस खुलासे से जुड़े हुए हैं। पनामा की लॉ कंपनी मोसेक फोंसेका अपने ग्राहकों के पैसे के मैनेजमेंट का काम करती है। यानी अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो उसे सुरक्षित तौर पर ठिकाने लगाना चाहता है तो कंपनी उसकी मदद करती है। कंपनी अपने ग्राहक या उसके रिश्तेदार के नाम से फर्जी कंपनी खोलती है और उसके कागजों का हिसाब किताब रखती है। माना जाता है कि कंपनी की ओर से दुनिया भर में किए जा रहे कारोबार पर ही पनामा देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। पनामा का नाम पहले भी आ चुका है। तो ये जो मुल्कों में जाके लोग उनके टैक्स लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उस वजह से वहाँ जाके वो कंपनीज बनाते हैं, फिर उसके बाद वो ऑफशोर एसेट्स खरीदते हैं। ये ज़्यादातर किया जाता है कि अपने मुल्क में वो टैक्स से बच जाए। खुलासे के बाद कंपनी परेशान है और जांच की मांग कर रही है कि कैसे उसकी सूचनाएं लीक हो गईं। 42 देशों में सक्रिय इस कंपनी का कम से कम 600 लोगों का स्टाफ है। कुछ देशों में इसने अपनी फ्रेंचाइजी भी दी हुई है जहां इसके ब्रांड के नाम का प्रयोग किया जाता है। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में स्विट्जरलैंड, साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और जर्सी जैसे देश शामिल हैं, जिनमें ये कंपनी सबसे जोरदार तरीके से काम कर रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस और टैक्स अथॉरिटीज ने जांच भी शुरू कर दी है और उनके रडार पर HSBC, UBS और ड्यूश बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं। इन बैंकों का कहना है कि वो जांच एजेंसियों का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पनामा स्थित पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के को फाउंडर
रेमन फोंसेका ने साफ किया है कि ये दस्तावेज पूरी तरह से सही हैं और हैकर्स ने गैर कानूनी तरीके से इन्हें हैक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी। उनकी आवाज जो थी was so rich and so heavy. नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। नींद के गांव में आज यादों का बाजार है। आज भी उनका जिक्र होता है तो अर्थ के वो गाने याद आते हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं जगजीत में इस बार पर्दे पर पारी की दास्तान, तो ये ख्याल आया। पनामा पेपर्स लीक में 1 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेज लीक होने के बाद से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। इसमें करीब 2 लाख से भी ज़्यादा विदेशी कंपनियों के नाम दर्ज हैं। मोसेक फोंसेका ने जब से इसे लीक किया है तब से कई रसूखदार लोगों के नाम भी इसमें सामने आए। इसमें सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों के शामिल थे। आइए देखते हैं वो कौन लोग हैं जिनका नाम पनामा पेपर्स लीक में उछला। 1970 से लेकर अब तक के कई दस्तावेजों को पनामा पेपर्स में सामने लाया गया है। इनमें बड़े उद्योगपतियों से लेकर फिल्म स्टार और खिलाड़ियों से लेकर राजनेताओं तक के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों का नाम भी इस सूची में शामिल है। नवाज शरीफ की हों या पीपीपी की हों, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आपको मिलेंगे। कहना मुश्किल है कि नाम लेना एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन इमरान साहब की भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं कि कभी अकाउंट होगा, और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, बड़े आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड जो हैं, उनके भी वहाँ पे अकाउंट्स हैं कहा जाता है, और उनके भी कंपनीज़ या उनके बेटों के नाम से कंपनीज़, की फैमिली वालों के नाम से कंपनीज़, बीवियों के नाम से, इस तरह से ये लोग कंपनीज़ वहाँ पे चलाते हैं। पनामा पेपर्स में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई नजदीकियों का नाम सामने आया तो लोग चौंक उठे। लीक दस्तावेजों में बताया गया कि पुतिन के करीबियों ने इसके जरिए करीब 200 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया है। इसके बाद पुतिन ने इस खबर को ये कहते हुए नकार दिया कि रूस को अस्थिर करने की चाल है। मामला सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है और न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक, बल्कि इसमें कई और बड़े नाम शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मैरिसियो मर्की, सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंदर डेवियो गुनलाउगसन, यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद, जॉर्जिया के पूर्व प्रधानमंत्री बित्जिना इवानिश्विली, इराक के पूर्व प्रधानमंत्री अयद अलावी, जॉर्डन के पूर्व प्रधानमंत्री अली अबू अल रागेब, कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमाद बिन जसीम, सूडान के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अली अल मिक़गानी, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री पावलो लज़ालेंको के नाम अहम हैं। राष्ट्राध्यक्षों के अलावा कई देशों के नेता और उनके संबंधियों के नाम भी पनामा पेपर्स लीक में सामने आए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी संबंधी पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स से बचने के लिए वर्जिन आइलैंड की एक कंपनी में पैसे लगाए। यही नहीं, कई मुल्कों के बड़े मंत्रियों समेत सैकड़ों राजनेताओं के नाम इस सूची में शामिल हैं। ब्रिटेन के कई सांसदों और पार्टी के दानदाताओं का नाम तो सामने आया ही, साथ ही वहां के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता इयान कैमरन का नाम भी पनामा सूची में आया है। इयान कैमरन अरबपति स्टॉक ब्रोकर इयान कैमरन पर आरोप लगा कि उन्होंने टैक्स बचाने के लिए ब्लेयरमोर होल्डिंग नाम की कंपनी में पैसा लगाया था।
कुल मिलाकर दुनिया भर के 12 राष्ट्रीय नेताओं, 143 बड़े राजनेताओं और सैकड़ों राजनेताओं के परिवार के सदस्य और करीबियों का नाम पनामा सूची में आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा दस्तावेज जब लीक हुए तो दुनिया भर में जो खलबली मची सो मची, लेकिन भारत में भी इसके बाद खासा हंगामा हुआ। प्रमुख दैनिक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने लंबी पड़ताल के बाद कुछ नाम सार्वजनिक किए तो लोगों के होश उड़ गए। इस सूची में कई ऐसे नामचीन लोग शामिल थे जिनकी सार्वजनिक छवि अब तक बेहद पाक साफ बनी हुई थी। सरकार ने इसके बाद एक टास्क फोर्स बनाई और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में CBDT को इस जांच का काम सौंपा गया। ईडी ने 15 जून को इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। 4 अप्रैल 2016 को देश की ये सबसे बड़ी खबर थी। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जब अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी शख्सियत की फोटो छपी तो लोग भौचक के रह गए। मामला था पनामा दस्तावेज में लीक हुए उन नामों का जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए उन देशों में पैसे लगाए जिन्हें हम टैक्स हेवन कहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने सी बल्क शिपिंग लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड समेत कई कंपनियों के जरिए टैक्स हेवन देशों में निवेश किया। हालांकि निवेश की तारीख पुरानी थी, लेकिन जानकारों ने दावा किया कि उससे पहले ही देश में ऐसा न करने को लेकर कानून बन चुका था। बाद में अमिताभ बच्चन ने इस दावे को झुटलाया तो फिर और दस्तावेज लीक हुए और जानकारों ने अमिताभ के दावों पर सवाल उठाए। पनामा सूची में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि और भी कई नामचीन लोग थे। इनमें अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, DLF के मालिक KP सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, पश्चिम बंगाल के नेता शिशिर बजोरिया, लोक सत्ता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अनुराग केजरीवाल, अपोलो ग्रुप के अध्यक्ष ओंकार कंवर, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के पुत्र जहांगीर S सोराबजी, इंडो रोमा सिंथेटिक्स के अध्यक्ष मोहनलाल लोहिया, उद्योगपति जावेर पूनावाला, पूर्व विधायक अनिल वासुदेव सलगांवकर, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची, उद्योगपति अशोक गढ़वारे। इनके अलावा भी कई रसूखदार लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं। कुल मिलाकर भारत के करीब 2000 लोगों का नाम पनामा दस्तावेज में सामने आया है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दुनिया भर में इन नामों का खुलासा किया। भारत से इंडियन एक्सप्रेस ने इस जांच में हिस्सा लिया। पड़ताल के बाद पता चला कि देश के भीतर 828 पते मिले हैं जहां रहने वाले लोगों के 22 विदेशी इकाइयों में पैसे लगे हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों के पते तो थे ही, साथ ही हरियाणा के सिरसा से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर और मध्य प्रदेश के मंदसौर जैसे छोटे शहर भी शामिल हैं। यानी काला धन का नेटवर्क देश में कई जगह फैला हुआ मिला। जो कुछ ऐसे भी थे कि वो मतलब इतना ठोस कोई एविडेंस नहीं था, तो इंडिया में जो था इतने आगे नहीं गया। कुछ सवालात पूछे गए और उसके बाद कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। पनामा दस्तावेज लीक होने के बाद सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कई महीनों की जांच के बाद जून में इस दिशा में कार्रवाई सामने आई। 15 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के एक ज्वेलर्स पर शिकंजा कसा। ईडी ने पड़ताल में पाया कि मेहरा सन्स ज्वेलर्स ने फेमा उल्लंघन में 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके बाद ईडी ने मेहरा सन्स ज्वेलर्स की संपत्ति जब्त कर ली। फेमा कानून में संशोधन के बाद विदेशी संपत्तियों की जब्ती का ये पहला मामला है। हाल ही में फेमा अधिनियम की धारा 37A में बदलाव के बाद ईडी को यह अधिकार दिया गया कि वो विदेशी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी अभी और पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।